कॉलेज में बैठ के जब आपका प्रोफेसर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाता है, फाइनेंस पढ़ाता है, तो आपको कितना बिजनेस समझ में आता है? असल बिजनेस आपको तभी समझ में आता है जब मार्केट में आप अकबरी मंडी में बैठ के सौदे करते हैं या आप बिजनेस में कारोबार करते हैं, व्यापार करते हैं, तो आपका बिजनेस समझ में आता है। प्राइवेट लेबल का मॉडल जो है वो सबसे कामयाब मॉडल है और मेरे ख्याल है यही एक मॉडल है जो मैं लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि आप प्राइवेट लेबल करें। प्राइवेट लेबल का मॉडल ये है कि आप एक ब्रांड, अपनी एक कंपनी खोलते हैं, अपनी एक ब्रांड बनाते हैं और अपनी हर प्रोडक्ट अपनी ब्रांड के अंडर बेचते हैं। और जो लोग नई प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं उनको तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि वो इतनी स्टैब्लिश्ड कैटेगरीज में ना जाएं, ऐसे कैटेगरीज में ना जाएं जहां बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हों या बहुत बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स हों जिनकी बहुत सेल हो। आप छोटी और मीडियम साइज की कैटेगरीज और छोटी प्रोडक्ट से स्टार्ट करें। तो खासतौर पे ड्रॉप शिपिंग है कि आप एक वॉलमार्ट से लेके आप टारगेट पे बेच दें, आप जो है वो ईबे से लेके आप अमेजन पे बेच दें या इस तरह का करें, तो वो तो आप एक जगह से लेके दूसरी जगह कर रहे हैं। उसमें आपको डेफिनेटली ज्यादा देर तक आप नहीं कर सकते, एक हफ्ते तक आपका तुक्का चल जाए तो वो तो अकाउंट किसी ना किसी वक्त सस्पेंड नहीं होना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं यासिर जंजुआ और आप देख रहे हैं यासिर जंजुआ पॉडकास्ट का एक और एपिसोड। और आज का एपिसोड बड़ा ही दिलचस्प एपिसोड है। आप देख रहे होंगे कि मैंने माजी में कोई भी एपिसोड जो है वो ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन आज का जो एपिसोड है वो हम ऑनलाइन रिकॉर्ड कर रहे हैं। जबरान साहब हमारे साथ हैं और ये इस टाइम यूएसए में हैं और मैं पाकिस्तान में हूँ। और आज का जो पॉडकास्ट कंडक्ट करने का मकसद है वो ये है कि पाकिस्तान में हर शख्स, जो कोई स्टूडेंट है या किसी जॉब में है, तो वो सोचता है कि मैं अपने जॉब से शिफ्ट करके बिज़नेस की तरफ चला जाऊं, या फिर कोई यूनिवर्सिटी से पास करके कोई स्टूडेंट जब निकलता है तो वो सोचता है कि मैं बिज़नेस कर लूं या जॉब करूं। इस सवाल की तलाश में अक्सर लोग रहते हैं। लेकिन चैलेंज ये आता है कि जॉब करने के लिए जब कोई जाता है तो उसको एक्सपीरियंस चाहिए होता है, और जब कोई बिज़नेस करने के लिए सोचता है उसके लिए उसको पैसे चाहिए होते हैं। इन दोनों के बीच में भी एक रास्ता है और वो रास्ता है ई कॉमर्स का। जबरान साहब जो हैं वो यूएसए में मुकीम हैं और इसी सिलसिले में आज हम उनसे बात करेंगे कि अगर कोई शख्स इस रास्ते पे चलना चाहे तो मंजिल तक कैसे पहुंच सकता है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि ये पॉडकास्ट आप एंड तक देखिएगा। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपना तारुफ खुद कराएं ताकि सुनने वालों को मज़ीद दिलचस्पी पैदा हो, और फिर हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। चलिए, इट्स माय प्लेजर और थैंक यू फॉर सो मच फॉर हैविंग मी। मैं यूएस में होता हूँ और तकरीबन 15 साल से अमेजन पे अपनी प्रोडक्ट्स बेच रहा हूँ। मैं तकरीबन 21 साल पहले यूएस आ गया था। शुरू में कुछ टाइम मैंने डिफरेंट तरह की जॉब्स की बैंक ऑफ अमेरिका में और डिफरेंट कंपनीज में। जैसे मैंने कहा, तकरीबन 15 साल पहले जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली अमेजन पे सेल करने की, तो डिफरेंट प्रोडक्ट से मैंने स्टार्ट किया, टॉवल से, बेडशीट से, और फिर होम गुड से पर्सनल केयर की प्रोडक्ट्स बेच के आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादातर चीज़ें हम शुरू में चाइना से इंपोर्ट करते थे और वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। और इस वक्त हम ओवरऑल वर्ल्ड वाइड प्राइवेट लेबल में दुनिया के सबसे बड़े सेलर हैं अमेजन पे। और तकरीबन यूएस में, कनाडा में, यूके, यूरोप में हमारी प्रोडक्ट्स बिकती हैं। और थोड़ा सा आपको मैं इसका स्केल का बताऊं तो इस वक्त तकरीबन यूएस और कनाडा के हर हाउस होल्ड तक हमारी प्रोडक्ट्स पहुंच चुकी हैं, हमारी ब्रांड की प्रोडक्ट्स पहुंच चुकी हैं। और यूके और यूरोप में तकरीबन हर दूसरे घर में हमारी प्रोडक्ट्स, यूटोपिया ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स ऑलरेडी किसी न किसी ने ख़रीद चुके हैं। अच्छा, मैं ये चाहूँगा कि आप शुरू में ये वाज़े कर दें कि आप ये जो अमेज़ॉन की जर्नी है, तो आप इसके लिए कोई कोर्स भी ऑफ़र कर रहे होते हैं? नहीं, मैंने वैसे तो कभी कोई किसी को इंडिविजुअली कोई कोर्स पे नहीं कभी ट्रेन किया या किया, लेकिन जाहिर है कि हमारी जो कंपनी है वो पाकिस्तान में एक इंस्टीट्यूशन की हैसियत रखती है, क्योंकि वन ऑफ द पुराने सेलर थे हम। तकरीबन 12 साल से हमारी टीम है पाकिस्तान में। तो बहुत सारे हमारे एक्स एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अलग कंपनी में चले गए, उनमें से कई लोग ट्रेनर भी बन गए। और वैसे जो बहुत सारी ट्रेनिंग कंपनीज हैं वो हमारी सक्सेस स्टोरी लोगों से शेयर करती हैं कि देखें किस तरह आप अमेजन पे आप भी यूटोपिया की तरह सेल कर सकते हैं। तो एज ए इंस्पायरेशन बहुत यूज होते हैं, लेकिन मैं पर्सनली कोई ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करता। हाँ, अगर कोई वैसे दोस्त, बहुत ही ज़बरदस्त जवाब है आपका। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा है कि सुनने वाले जब भी कोई इस तरह की गुफ्तगू सुन रहे होते हैं तो उनके जहन में ये ख्याल होता है कि शायद ये जो रिकॉर्डिंग या ये जो कंटेंट हम तक पहुंचाया जा रहा है, इसके बाद किसी न किसी किस्म का कोई कोर्स ऑफ़र किया जाएगा और फिर हमें वो कोर्स करना पड़ेगा।
लेकिन मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि ये आज का जो पॉडकास्ट है, ये जबरान साहब आपको बाकायदा अपनी जर्नी से मुतल्लिक बताएंगे, और वो सारी बातें जो इससे पहले आपको अमेज़ॉन से मुतल्लिक नहीं पता चल सकी, या फिर आप उसके बारे में सही मालूमात जो है वो तलाश कर रहे हैं, तो आज का पॉडकास्ट आपके लिए बहुत मुफीद होगा। सर, आगाज़ यहाँ से करते हैं कि कोई शख्स जो है वो हमें देख रहा है और उसको ई कॉमर्स का ई भी नहीं पता, और उसको लगता है कि ये उसके लिए एक बहुत नई किस्म की डोमेन है, तो वो आगाज़ कहाँ से करे और कैसे इस बिज़नेस में दाखिल हो के अपने आप को वो फाइनेंशियली स्टेबल कर सकता है? अच्छा, ई कॉमर्स को समझने के लिए पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि ई कॉमर्स क्या है। ई कॉमर्स सही। एक समंदर है। ई कॉमर्स में आप जब अमेजन पे जाते हैं या ईबे पे जाते हैं या किसी भी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस में जाते हैं, तो उसमें हजारों नहीं, लाखों नहीं, मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल फॉर सेल होती हैं। अगर आप किसी भी फिजिकल स्टोर में जाएं, उसमें 5,000 या 10,000 आइटम्स होंगी। तो एक लामहदूद प्रोडक्ट्स होती हैं, और वो पूरे पूरे वेयर हाउसेज होते हैं, लाखों एकड़ पे, मिलियंस ऑफ एकड़ पे वेयर हाउसेज होते हैं। उसमें वो प्रोडक्ट्स पड़ी होती हैं जिसमें से आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। तो एक तो दुनिया की हर तरह की चीज़, हर कैटेगरी की चीज़ आपको अमेजन जैसे ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे अवेलेबल होती है, और कोई भी शख्स उसके ऊपर अपनी ग्रिप नहीं रख सकता। किसी के पास इतनी नॉलेज नहीं है कि वो हर चीज़ को, हर प्रोडक्ट को, हर कैटेगरी को समझ सके। जब मैं किसी को सेलिंग सिखाता हूँ, जब मेरी टीम में कोई नया हायर आता है, तो मैं उसको सबसे पहले कहता हूँ, देखो 90% सेलिंग को समझने के लिए 90% कस्टमर जर्नी को समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप एक कस्टमर के ब्रेन में जाते हैं कि कस्टमर कैसे कोई फैसला करता है, मिसाल के तौर पे अगर आप किसी दुकान में जाते हैं और आपके सामने 3 तरह के साबुन रखें या 3 तरह के शैम्पू रखें, आप कौन सी प्रोडक्ट क्यों लेते हैं और किस वजह से लेते हैं, वो जर्नी जब आपको समझ में आने लगता है तो आपको बेचना आता है। और जब आपको वो बेचना, जब आपको कस्टमर जर्नी पता आती है, तो फिर उसको आपको समझ में आता है कि मुझे ऐसा क्या करना है कि मैं इस कस्टमर को या किसी खास तरह के कस्टमर का बिजनेस ले सकूं। तो पहले तो ये है कि आपके जब स्टोर में जाते हैं तो आपकी प्रोडक्ट उसको नजर आए। अब शेल्फ में तो जितनी भी चीजें नजर आएंगी, लेकिन ई कॉमर्स में ये है कि भाई अगर आप नए हैं तो कई 100 पेज हैं, आपकी प्रोडक्ट सबसे नीचे होगी, तो आपको उसको ऊपर लाने के लिए स्पॉन्सर्स चलाने पड़ेंगे जब तक वो ऑर्गेनिकली ऊपर ना आए। तो अमेजन ई कॉमर्स अगर किसी ने सीखना है तो सबसे पहले वो किसी खास प्रोडक्ट कैटेगरी पे फोकस करे कि उसने क्या बेचना है, और उस प्रोडक्ट के बारे में समझे। मिसाल के तौर पे हम पाकिस्तान में बैठ के पेट प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में उस तरह से पेट्स नहीं होते और उस तरह से पेट प्रोडक्ट्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज हैं जिसमें हमारी एक्सपर्टीज नहीं होती। लेकिन अगर आप कंज्यूमर हैं, उस प्रोडक्ट को समझते हैं, उस प्रोडक्ट के उसको इस्तेमाल करने वाले कस्टमर हैं, तो मे भी आप उस प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हो, तो आप उसके सेलर भी अच्छे बन सकते हैं। तो पहले तो ऐसी प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज को समझें जो आपके बिजनेस से अलाइन है, और एक खास एरिया अपने लिए आइडेंटिफाई करें। जब आपको कस्टमर जर्नी समझ में आ जाएगी, तो दूसरी साइड है कि आपने वो प्रोडक्ट कहाँ से लेनी है और कैसे लेनी है और कैसे बेचनी है। अच्छा, जो सेलिंग के ऊपर तो इस वक्त यूट्यूब पे मौजूद इतनी सारी वीडियोस हैं, अमेजन की अपनी सेलर यूनिवर्सिटी है, और इतना कंटेंट मौजूद है कि आप चैट जीपीटी की मदद से हर चीज़ कहाँ से सोर्स करनी है, कैसे बेचनी है, लिस्टिंग कैसे बनानी है, हर चीज़ पे आपको ट्यूटोरियल मिल जाएगा। जो चीज़ आपको सीखने में बहुत अहमियत देगी वो है कि ट्रेड शोज़, क्योंकि हम लोग जब ट्रेड शोज़ में जाते हैं इंटरनेशनल, जैसे कैंटन फेयर होता है चाइना में, हेमटेक्स शो होता है जर्मनी में, जब आप इंटरनेशनल ट्रेड शोज़ में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि दुनिया में बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां किस तरह की पैकेजिंग में किस तरह की प्रोडक्ट्स लाती हैं और वो कितने की मिलती हैं। तो वो एक उसका एस्पेक्ट है। तो एक कस्टमर साइड आपको समझ में आएगी, फिर आपको जो मैन्युफैक्चरर साइड के वो प्रोडक्ट लेनी कहाँ से, कितने की है, किस तरह की प्रोडक्ट लेनी है, वो समझ में आएगी। और तीसरा उसके बीच में ये है कि आपको ये पता चले कि आपने अगर एक चीज़ 20 रुपए की लेंगे तो उसमें कितने खर्चे आएंगे, कितना आपकी बचत होगी, उसकी पूरी प्रॉफिटेबिलिटी का एस्टिमेशन। तो एक उसमें अमेजन की एक्सपर्टीज का पार्ट है, एक कस्टमर साइड की एक्सपर्टीज आपने अर्न करनी है, और एक प्रोडक्ट को आपने समझना है कि वो आपकी प्रोडक्ट की नॉलेज है। अगर ये सारी चीजें कंबाइन होंगी तो वो एक आप समझ लें कि आप ई कॉमर्स का ई सीख गए, फिर आप आगे की तरफ अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते। अच्छा जबरान साहब, मुझे ये बताएं कि अभी आपने ना मुख्तलिफ चीज़ों को टच किया है कि ये सीखना बहुत ज़रूरी है, तो अब इनको सीखा कहाँ से जाए? मतलब कोई ऐसी जगह, कोई प्लेटफॉर्म आप रिकमेंड करें कि किसी शख्स ने आगाज़ करना है, वो फैसला कर चुका है
कि मैं ये सीखना चाहता हूँ, तो सीखने का बेहतरीन तरीका क्या है कि वो किस जगह से जाके सीखे और वो जो सोर्स आप बताएं वो ऑथेंटिक भी हो? अच्छा, मैंने देखा है कि हर चीज़ में हम बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स खोल लेते हैं और फिर सिलाई सिखाने के लिए सिलाई के इंस्टीट्यूट्स खोल लेते हैं। मैं उनसे कहता हूँ भाई, सिलाई सिखाने के लिए आपको सिलाई के इंस्टीट्यूट जाने की ज़रूरत है। आप फैक्ट्री में जाके सिलाई करना शुरू कर दें, आपको सिलाई आ जाएगी। तो जो आप किसी काम करते हुए सीखते हैं ना, वो आपका ट्रू एक्सपीरियंस होता है। बाकी ये ऐसे ही है कि आपको कॉलेज में बैठ के जब आपका प्रोफेसर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाता है, फाइनेंस पढ़ाता है, तो आपको कितना बिजनेस समझ में आता है। असल बिजनेस आपको तभी समझ में आता है जब मार्केट में आप अकबरी मंडी में बैठ के सौदे करते हैं या आप बिजनेस में कारोबार करते हैं, व्यापार करते हैं, तो आपको बिजनेस समझ में आता है। उन किताबों से सिर्फ आपको थियोरेटिकल नॉलेज मिलेगी। तो जो भी आप नॉलेज लेंगे वो आपकी थियोरेटिकल नॉलेज होगी। जो भी आप कोर्सेज करेंगे, जो रियल एक्सपीरियंस है, तो अगर आपको कोई फ्री में भी जॉब देता है ना कि भाई मैं आपको सैलरी नहीं दूंगा, तो सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि आपके पास अगर अच्छी एजुकेशन, अच्छी एक्सपर्टीज है, तो किसी भी कंपनी में एंट्री लेवल आप ई कॉमर्स की जॉब ले लें। और कोशिश करें कि बड़ी से बड़ी कंपनी में जाएं, ऐसी कंपनी में जाएं जिसमें कई सौ एम्प्लॉयज हों। क्योंकि एक राउट ये है कि आप वर्चुअल असिस्टेंट बन जाए। वर्चुअल असिस्टेंट ये है कि आपको किसी को आप इमेज जनरेशन पे या वीडियो जनरेशन पे सर्विसेज दे दें, या प्रोडक्ट की लिस्टिंग जिसमें टाइटल होता है, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स लिखने में, कॉपी राइटिंग की हेल्प प्रोवाइड करते हैं। इस तरह डिफरेंट डिफरेंट एरियाज होते हैं जिसमें आप वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं। लेकिन वर्चुअल असिस्टेंट वाली साइड में प्रॉब्लम ये होता है कि आप अकेले घर में बैठ के काम कर रहे होते हैं, आपके पास पूरी एंटरप्राइज नॉलेज नहीं आती कि डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या है ई कॉमर्स के। जब आप एक लार्ज कंपनी में बैठेंगे और वहां काम करेंगे और कुछ साल आपकी जब एक्सपर्टीज आ जाएगी, तब आपकी ट्रू ई कॉमर्स की एक्सपर्टीज बिल्ड होगी जो आपको प्रोफेशनल लाइफ में काम आएगी। अच्छा, इसके साथ ये भी कनेक्ट कर लेते हैं कि पाकिस्तान में रहते हुए आज के दौर में आपको क्या लगता है कि प्राइवेट लेबल, होलसेल और ड्रॉप शिपिंग, या अभी आप बता रहे थे जैसे कि वर्चुअल असिस्टेंट, तो किसी शख्स को किस मॉडल के ऊपर जाना चाहिए, और थोड़ा थोड़ा इन मॉडल्स को एक्सप्लेन भी कर दें। प्राइवेट लेबल का मॉडल जो है वो सबसे कामयाब मॉडल है, और मेरे ख्याल है यही एक मॉडल है जो मैं लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि आप प्राइवेट लेबल करें। प्राइवेट लेबल का मॉडल ये है कि आप एक ब्रांड, अपनी एक कंपनी खोलते हैं, अपनी एक ब्रांड बनाते हैं और अपनी हर प्रोडक्ट अपनी ब्रांड के अंडर बेचते हैं। हम भी प्राइवेट लेबल का ही बिजनेस करते हैं। होलसेल का मॉडल ये है कि आप किसी और की ब्रांड की प्रोडक्ट, जैसे कोई वेल नोन ब्रांड हो, जैसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल की कोई प्रोडक्ट हो, आप वो बाजार से होलसेल में खरीदें और उसको आप अमेजन पे लिस्ट करके बेच दें। जैसे सेंसोडाइन की टूथपेस्ट आपने ली और आपने वो अमेजन को भेजे और आपने बेचनी शुरू कर दी। इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि अक्सर जो होलसेलर्स होते हैं वो चीज़ों को खुद बेचना चाहते हैं, तो या फिर कुछ लोग आपको जो बेच रहे होते हैं उनको अलाउ ही नहीं होता कि उस प्रोडक्ट को वो अमेजन पे अलाउ करने दें, क्योंकि वो प्रोडक्ट सिर्फ जो आपको होलसेल के लिए मिलती है वो फिजिकल रिटेल स्टोर्स के लिए मिलती है। तो लोग जब उन चीज़ों को अमेजन पे लिस्ट कर देते हैं और उस जिस बंदे ने वो आपको प्रोवाइड की होती है उसको परमिशन नहीं होती अमेजन पे बेचने की, तो फिर आपका अकाउंट कुछ अरसे तक चलता है, फिर सस्पेंशन वगैरह होती है। तो ज़्यादातर जो होलसेल का बिजनेस है उसमें ये प्रॉब्लम बार बार आती है कि लोग होलसेल में सामान तो ले लेते हैं, लेकिन जब बेचने लगते हैं तो अक्सर अमेजन को वो लोग कंप्लेन करते हैं कि ये तो परमिशन नहीं दी थी हमने अमेजन पे बेचने की, जिसको हमने ये माल दिया था, जिससे आपने खरीदा होगा हो सकता है। और फिर उससे आपकी सस्पेंशन होती है, फिर आपकी इन्वेस्टमेंट उसमें स्टक हो जाती है, उसमें मार्जिन भी बहुत कम होते हैं। और उसमें यह भी प्रॉब्लम है कि 10 लोग बेच सकते हैं, आपके अलावा 10 लोग और बेच सकते हैं। आप 10 रुपए की लगाएं, किसी ने 9 रुपए की लगा दी, तो उसको बेचने में आपको डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं। जबकि जब आप प्राइवेट लेवल में बेचते हैं तो वो प्रोडक्ट सिर्फ आप बेच रहे होते हैं, आप उस ब्रांड के मालिक होते हैं और आप ही उसके एक सिंगल सेलर होते हैं, तो कोई और उसको सेल नहीं करता। जबकि ड्रॉप शिपिंग एक मॉडल ऐसा है, वो ये है कि भाई एक प्रोडक्ट अगर $15 की वॉलमार्ट पे लगी हुई है, कोई स्पेशल डील लगी हुई है, वैसी मिलती जुलती लिस्टिंग अमेजन पे क्रिएट कर दूं $20 की, ठीक है, और वो प्रोडक्ट अगर कोई बहुत स्पेशल प्राइस पे लगी हुई है वॉलमार्ट पे, वो मैं $20 की अमेजन पे लगा दूं, वो कस्टमर खरीदेगा, मैं वॉलमार्ट से खरीद के जो डिलीवरी एड्रेस है वो उस कस्टमर का डाल दूं जो मेरे अमेजन का एड्रेस आया। तो ये एक तरह से अनएथिकल है, इसको पसंद नहीं किया जाता मार्केट प्लेस में, ये एक तरह से अनएथिकल या इलीगल एक्टिविटी है। और इसमें भी अकाउंट, लेकिन अमेजोन इसको अलाउ करता है। इसमें डिफरेंट ओपिनियन है। जो मेरा ख्याल है मोस्टली जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं मार्केट प्लेसेस की, वो ड्रॉप शिपिंग को मेरा ख्याल है अलाउ नहीं करती, लेकिन बहुत सारे लोग इसको लीगल समझते हैं और करते हैं, और उसमें फिर बहुत ज़्यादा सबसे हाईएस्ट सस्पेंशन ड्रॉप शिपिंग में होती है, उसके बाद आपकी होलसेल में होती है, और मेरे ख्याल है सबसे सेफ मॉडल प्राइवेट लेबल का मॉडल। तो प्राइवेट लेबल के लिए पाकिस्तान में रहते हुए कोई शख्स जो है
वो सबसे बड़ा चैलेंज जो फेस कर रहा होता है वो प्रोडक्ट हंटिंग का होता है कि कौन से प्रोडक्ट का इंतखाब किया जाए। मैं ये जानना चाहूँगा कि इसके लिए कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है या फिर स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स के साथ भी कोई शख्स ये प्राइवेट लेवल का काम स्टार्ट कर सकता है? अगर आप किसी बड़ी मार्केट में जाते हैं, जैसे मैं जो मेच्योर मार्केट्स हैं अमेजन की, वो सबसे मेच्योर मार्केट है यूएस से। उसके बाद मैं कहूंगा कि कनाडा, यूके और जर्मनी इक्वल साइज की मार्केट है, यानी अमेजन यूएसए का समझ लें 10% है, कनाडा भी 10% है, यूके भी 10% है, जर्मनी भी 10%, और बाकी रिमेनिंग यूरोप जो है वो जर्मनी के बराबर है। तो अगर आप अमेजन पे सही। कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, अगर वो बड़ी कैटेगरी की प्रोडक्ट है तो आपको 3 से 5 हज़ार यूनिट चाहिए। लेकिन अगर आप वही प्रोडक्ट कनाडा, यूके या यूरोप में लॉन्च करते हैं तो आप 500 से 1000 यूनिट से भी उसको लॉन्च कर सकते हैं। और अगर आप एक छोटी कैटेगरी की प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या छोटी नीश की करते हैं तो उसमें यूएसए में आपको 1 से 2000 यूनिट चाहिए, और छोटी मार्केट्स में आपको उसको 300 से 500 यूनिट में भी आप लॉन्च कर सकते हैं। तो आप जो है डिपेंडिंग ऑन कि आप किस मार्केट में अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, आपका जो प्रोडक्ट लॉन्च की जो वॉल्यूम है कि आपको कितनी यूनिट्स से जाना है उस पर डिपेंड करता है, और कितनी वो बड़ी कैटेगरी में आप जा रहे हैं। अगर आप किसी बहुत बड़ी कैटेगरी में जा रहे हैं जिसमें एक दिन में ज़्यादा यूनिट्स बिकते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा प्रोडक्ट से लॉन्च करना पड़ता है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ ये है कि जब भी कोई शख्स अमेज़ॉन के बिज़नेस का आगाज़ करना चाह रहा होता है तो उसको एक कंपनी बनाने की ज़रूरत है, और वो कंपनी पाकिस्तान से बाहर होनी चाहिए। तो उसका क्या प्रोसेस है? ये अगेन एक जैसे जैसे किसी के जहन में आता है कि कंपनी बनानी है तो शायद लाखों डॉलर जो है वो कंपनी रजिस्टर्ड करने में लग जाएंगे, तो बड़ा सरमाया तो यहीं चला जाएगा। देखिए, कंपनी खोलने में तो कोई खास पैसे नहीं लगते, मेरा ख्याल है $100-200 में कंपनी खुल जाती है, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है। यूएस में भी, यूके में भी कंपनी 1 या 2 दिन में खुल जाती है और कम पैसों में खुल जाती है। और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जैसे लीगल जूम है और वेबसाइट्स हैं इस तरह की, जिसमें आप उनको कोई $100-50 फी दे के उनकी, और वो आपको सारा पेपर वर्क कर देंगे। उसमें आपने ये देखना होता है कि यूएस में ये देखना होता है कि कौन सी स्टेट में खोलें, और जाहिर है कि उसमें आपको कोई यूएस पर्सन चाहिए होगा जिसके नाम वो अपना कंपनी खोलनी है। तो अगर आपने यूएस में बेचना है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि यूएस में कंपनी खोल लें, और अगर आपने यूके में बेचना है तो फिर आप यूके में कंपनी खोल लें। तो जिस कंट्री में आपने बेचना है अमेजन में, उसी कंट्री में अगर आप अपनी कंपनी खोल लें तो फिर आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। जो भी कोई शख्स ई कॉमर्स के बारे में काम करने का सोच रहा होता है तो उसके जहन में ख्याल आता है कि मुझे शायद बहुत ज़्यादा तालीम की ज़रूरत है, शायद मुझे किसी ख़ास स्किल की ज़रूरत है। अगर किसी शख्स ने अपना स्किल सेट चेक करना है कि क्या मैं फ़िट हूँ इस बिज़नेस के लिए या मैं ये कर सकता हूँ, तो वो कैपेबिलिटी चेक करने के पैरामीटर्स क्या हैं? उसके पास कौन से स्किल्स बुनियादी होने चाहिए आपके ख़्याल में, और उन स्किल्स को मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला करे कि मुझे इस बिज़नेस में चले जाना चाहिए? देखिए, मैं रिकमेंड करूंगा कि जिन लोगों का एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जांपल जिन्होंने बिजनेस पढ़ा हुआ है, जैसे बीबीए होते हैं या बीकॉम होते हैं, या जिन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है, वो बहुत अच्छे, उनके ब्रेन जो होते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं, ई कॉमर्स से अलाइंड होते हैं। तो या तो टेक्नोलॉजी में या इंजीनियरिंग में, या खासतौर पे बीबीए की डिग्री सबसे रेलेवेंट होती है, क्योंकि बीबीए में आपको सप्लाई चेन सिखाते हैं, ब्रांडिंग सिखाते हैं, किसी हद तक मार्केटिंग भी पढ़ाते हैं। तो बीबीए की डिग्री सबसे रेलेवेंट होती है मेरे हिसाब से इस स्किल से लिए। लेकिन जाहिर है कि आजकल लोग ऑनलाइन सब कुछ सीख लेते हैं, हर बंदे का स्किल और इंटेलेक्चुअल लेवल अलग होता है। बाज़ ऐसे पीएचडी भी होते हैं, जब आप उनसे बात करें तो वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, और बाज़ इंटर पास और मैट्रिक पास भी अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे चले जाते हैं। तो हर किसी का एक अलग जर्नी होता है, हर किसी का पाथ होता है, हर कोई अपने आप को जानता है कि उसमें क्या पोटेंशियल है, और आप भी मेरे ख्याल अपने आप को जानते हैं कि आप में क्या पोटेंशियल है। लेकिन हाँ, ई कॉमर्स एक बहुत कंपैरेटिव एरिया है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि आपने जब पीपीसी करनी है, यानी कि आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च की या आपकी कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है और आपने उस पर मार्केटिंग करनी है। पीपीसी से क्या मुराद है? पीपीसी बेसिकली जब आप अपनी प्रोडक्ट्स अमेजन पे बेचते हैं तो आप उस पर मार्केटिंग करते हैं, और पीपीसी यानी पे पर क्लिक, यानी कि आप हर दफ़ा अपनी प्रोडक्ट को कस्टमर को दिखाने के लिए अमेजन को पैसे देते हैं कि जब कस्टमर, आप अपनी ऐड दिखाएंगे और कस्टमर उस पर क्लिक करेगा, जितनी दफ़ा वो क्लिक करेगा उतनी दफ़ा आपके 50 सेंट 60 सेंट कटेंगे। तो मिसाल के तौर पे अपना ऐड दिखाया है अमेजन पे और उस कस्टमर ने क्लिक किया, अगर उसने ले लिया तो आपका फायदा है, अगर नहीं लिया तो आपके पैसे कटते चले जाएंगे। तो पीपीसी ऐसे ही है कि पे पर क्लिक है, आप हर दफ़ा कस्टमर के क्लिक करने पे पैसे देते हैं और अपनी ऐड चलाते हैं। तो अब क्योंकि एक ही प्रोडक्ट हज़ारों लोग बेच रहे होते हैं, तो अमेजन कुछ लोगों की वो दिखाता है प्रोडक्ट्स
जो ज़्यादा बिकती हैं। और बाकी जो लोग अपनी प्रोडक्ट दिखाना चाहते हैं, जो नए हैं, जिन्होंने अभी अभी प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जिनको या जिनकी प्रोडक्ट इतनी नहीं बिकती कि अमेजोन उसको पहले पेज पे दिखाए, तो वो बहुत ज़्यादा मार्केटिंग या पीपीसी पे एक्सपेंस करते हैं। और पीपीसी के लिए आप हज़ारों कीवर्ड्स होते हैं, कुछ कीवर्ड्स पे आपकी प्रोडक्ट अच्छी होती है, आपको खूबसूरत लिस्टिंग बनानी होती है, आपको अच्छे टाइटल्स लिखने होते हैं, अपने ट्रेडमार्क रजिस्टर करने होते हैं, उसके साथ आपको पेटेंट अथॉरिटी से काम करना होता है, ट्रेडमार्क अथॉरिटीज़ के साथ काम रजिस्ट्रेशंस करानी होती हैं, बैंक अकाउंट चाहिए, आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए। तो इसकी में ज़ाहिर है कि, और इसमें आप देखें चाइना से, अगर आप अमेजन यूएसए में देखें तो बहुत सारे लोग यूएस में जो बड़ी बड़ी कंपनी 10-10 साल से, और बहुत सारी कंपनीज चाइना से, यूके से, यूरोप से, इंडिया से, और जैसे हमारी कंपनी पाकिस्तान से, वो अपना बिजनेस रन कर रही होती हैं, और बहुत सारे लोगों के पास ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होता है अमेजन पे सेल करने का। तो जब आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो आप ये जहन में रखें कि आप इन लोगों से compete करेंगे। इसका मकसद आप लोगों को डराना नहीं है, इसका मकसद ये है कि मतलब आप लोग इसको इतना आसान ना समझें कि बस हमने गली के नुक्कड़ पे दुकान खोली, सामान रखा और कस्टमर आके सौदा लेना शुरू हो गया। एक ये टेक्निकल बिजनेस है, इसमें पूरा डिजिटल मार्केटिंग का पूरा इकोसिस्टम, प्रोडक्ट रैंकिंग का मैकेनिज्म, प्रोडक्ट रेटिंग्स, इसमें रिव्यूज आते हैं, अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, खराब रिव्यूज आ जाएंगे। ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो या तो आपने, मेरी तो बेस्ट एडवाइस यही होती है कि आप कहीं जॉब करके 1-2 साल सीखें, उसमें आपको काफ़ी हद तक बिजनेस समझ में आ जाएगा, और जब आपको समझ में आए फिर ही आप करें। या फिर अगर आप कोई इन्वेस्टर हैं तो आप एक ऐसे एक्सपर्ट्स की टीम बिल्ड करें जिन्होंने 5-10 साल किसी बड़ी कंपनी में काम किया हो, 4-5 लोगों ने, और फिर वो टीम मिलकर फैसला करे कि आपने क्या बेचना है, कैसे बेचना है, क्या आपके लिए बेचना आसान है। और जो लोग नई प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं उनको तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि वो इतनी स्टैब्लिश्ड कैटेगरीज में ना जाएं, ऐसे कैटेगरीज में ना जाएं जहां बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हों या बहुत बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स हों जिनकी बहुत सेल हो। आप छोटी और मीडियम साइज की कैटेगरीज और छोटी प्रोडक्ट से स्टार्ट करें ताकि आपका जो उसमें रिस्क और एक्सपोजर कम हो। अच्छा, शायद 1-1.5 साल पहले एक पाकिस्तान में ट्रेंड आया था, हर नौजवान जो है उसे ये लगने लगा कि मैं अमेज़ॉन का बिज़नेस स्टार्ट करूंगा और रातों रात जो है वो करोड़पति बन जाऊंगा, और हर शख्स जो है वो अमेज़ॉन सीखने लगा, कतई नज़र के उम्र के किस हिस्से में है और वो किस प्रोफेशन से वाबस्ता है। लेकिन अचानक जो है लोगों ने इसके मुतालिक खामोशी इख्तियार कर ली और कहा कि जैसे ही हम अकाउंट बनाते हैं तो हमारा अकाउंट जो है वो या तो अप्रूव नहीं होता या सस्पेंड हो जाता है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, अगर आप अकाउंट सही तरीके से बनाएं, यानी कि पहले यूएस में कंपनी बनाएं, फिर यूएसए में आपका बैंक अकाउंट हो, फिर यूएसए में आपका क्रेडिट कार्ड हो, और वो जो यूएस पर्सन हो उसकी आप डिटेल सही डालें, तो ज़्यादातर तो ये होता है कि अकाउंट का जो ड्यू डिलीजेंस का प्रोसेस होता है उसी में लोगों के पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि ज़ाहिर है उनको एक यूएस कंपनी चाहिए, एक यूएस बैंक अकाउंट चाहिए, एक यूएस क्रेडिट चाहिए, उनको एक यूटिलिटी बिल दिखाना होता है उनको उस बंदे के नाम पे जिसके नाम पे कंपनी है। जब तक आपके पास ये सारे केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो आपका अकाउंट नहीं खुलेगा। तो उनका ज़्यादातर लोगों का तो अकाउंट इसी केवाईसी के प्रोसेस में ही, ये ऐसी है कि जैसे बैंक अकाउंट खुलवा रहे हैं, आपने सारी डिटेल दे दी, उनको नहीं आपकी चीज़ें समझ में आई तो वो फिर आपको फौरन बंद कर देंगे। तो कुछ लोगों का तो जो पाकिस्तान में बैठे हैं, क्योंकि आप एक यूएसए में कंपनी खोल रहे हैं, यूएसए में अकाउंट खोल रहे हैं, तो आपके पास यूएसए का पूरा पेपर वर्क होना चाहिए। तो यूके में तो मेरा ख्याल है अलाउ है कि अगर आप यूके में कंपनी खोलें तो एज अ पाकिस्तानी आप यूके में कंपनी खोल सकते हैं, लेकिन यूएस में कंपनी खोलने के लिए मेरा ख्याल है आपको यूएस पर्सन की ज़रूरत होती है। आप खाली एज अ पाकिस्तानी यूएस में अपने नाम पे शायद कंपनी उस तरह से नहीं खोल सकते। तो जिनका पेपर वर्क के कोई मसले होते हैं उनको सस्पेंशन फेस होती है, या फिर अगर कोई लोग होलसेल में या ड्रॉप शिपिंग की चीज़ें करते हैं, जो बेसिकली पाकिस्तान में देखें होलसेल और ड्रॉप शिपिंग पे बहुत लोगों को एनकरेज किया है कि ये सही तरीका है, और उसमें ज़ाहिर है कि आप एक तरह से, वो बिल्कुल ग्रे एरिया है, मैंने कभी नहीं किया, ना मैं उसको रेकमेंड करता हूँ। तो जो ख़ास तौर पे ड्रॉप शिपिंग है कि आप एक वॉलमार्ट से लेके आप टारगेट पे बेच दें, आप जो है वो ईबे से लेके आप अमेजन पे बेच दें या इस तरह का करें, तो वो तो आप एक जगह से लेके दूसरी जगह कर रहे हैं, उसमें आपको डेफिनेटली ज़्यादा देर तक आप नहीं कर सकते। 1 हफ्ते तक आपका तुक्का चल जाए तो वो तो अकाउंट किसी ना किसी वक्त सस्पेंड ही होना है। अच्छा, अब एक बंदा जो है वो उसने इस मरहले को अचीव कर लिया कि उसने ये प्रोसेस सीखा, इधर वो इंटरनेट से अवेलेबल इंफॉर्मेशन लेके सीख रहा है या किसी कंपनी के साथ जो कि आपने बताया कि रिकमेंडेड है, उसने ये लर्न कर लिया, और लर्न करने के बाद उसने यूएसए में
एक कंपनी रजिस्टर्ड कराई और कंपनी रजिस्टर्ड कराने के बाद उसने अमेज़ॉन पे अपना अकाउंट सक्सेसफुली ओपन कर लिया। और प्रोडक्ट हंटिंग की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि आपने बड़ी वजाहत से बताया कि प्रोडक्ट का इंतखाब जो है वो सबसे अहम मरहला है। अब पैसे कैसे आते हैं? देखिए, आपको ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो इनिशियल फंडिंग चाहिए, कि ज़ाहिर है कि आपने कोई ना कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट करनी है। और मेरा ख्याल है कम से कम डिपेंडिंग ऑन कि अगर आपने यूएसए में काम शुरू करना है और अगर आपकी $3 की भी प्रोडक्ट है और आपको अगर 2000 यूनिट भी चाहिए, तो आपको कोई 10-15 हज़ार या $20,000 का वर्किंग कैपिटल चाहिए। और ये एक ऐसा बिजनेस है कि जिसमें ये पहला राउंड है, और पहला राउंड में आपने लॉस करना है, तो फिर आपका दूसरा तीसरा राउंड है। तो मैं कहूँगा कि जिसके पास कम से कम 30-40 हज़ार डॉलर ना हो, और वो भी ऐसे कि जो वो 30-40 हज़ार लूज कर सके, यानी कि ये ना हो कि वो उसने उधार पे ली हो और वो कहे कि भाई मैं ये कैसे वापस करूंगा, वो ऐसे मनी हो कि वो अगर लूज कर ले तो उसको तकलीफ ना हो, तो वो यूएस में कर सकता है। अगर वो नहीं कर सकता तो वो किसी छोटी मार्केट में ट्राई कर ले, वो यूके या यूरोप में ट्राई कर ले। वहां पे तकरीबन 10-15 हज़ार के डॉलर के रिस्क में भी कोई आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप देखें, जब आमतौर पे जब आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो पहले 6 महीने में वो मनी ब्लीड करती है, ठीक है। यानी कि अगर आपने 10-15 हज़ार डॉलर की इन्वेस्टमेंट की तो आपको 5 से 7 हज़ार डॉलर आपको उसमें लूज हो जाएगा। फिर आप सेकंड राउंड करेंगे, फिर हो सकता है 20,000 डॉलर दोबारा लगाएं। तो वो जो 20,000 डॉलर लगाएंगे, हो सकता है उसमें अगर आपका, ये मैं अच्छे केस की बता रहा हूँ जिसमें आप सक्सेसफुल होते हैं, वो 20,000 डॉलर जो आप लगाएंगे, हो सकता है उसमें आपको ना नफा हो ना नुकसान हो। फिर आप जब तीसरा राउंड करेंगे तो हो सकता है कि फिर आप 20-25 हज़ार डॉलर लगाएं, तो उसमें आपको 7-8 हज़ार डॉलर का फायदा, और फिर वो आपका एक मुसलसल पैसा कमाने का एक जरिया बनता है उस प्रोडक्ट से, जिसमें आप साल हर साल पैसा कमाते हैं। तो जो पैटर्न मैंने देखा है, मैंने क्योंकि अमेजन पे 1,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट लॉन्चेस की हैं, तो ज़्यादातर यही ट्रेंड होता है कि आप पहला जो राउंड करते हैं जिसमें आप लिमिटेड यूनिट्स के साथ जाते हैं, उसमें आपको तकरीबन 20-25% जो भी इन्वेस्टमेंट होती है वो आपकी लूज हो जाती है, 30% तक, 40% तक, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन आप उसमें रिव्यूज बिल्ड करते हैं, आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है, थोड़ा सा कंपटीशन होता है। जब तक वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होती है, आपको नजर आता है कि नहीं यार ये हो सकती है। सेकंड राउंड अगर आप अच्छा करें तो उसको आप ब्रेक इवन कर सकते हैं, या बगैर नफा नुकसान के क्लोज कर सकते हैं। और ये 3 राउंड करने में तकरीबन 8 से 9 महीने लग जाते हैं। अच्छा जिब्रान साहब, ये तय है कि कोई भी शख्स जो है वो पहली दफ़ा जब इन्वेस्टमेंट करेगा और प्रोडक्ट को लॉन्च करेगा तो उसको नुकसान होना है? मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि वो वन गो में ही प्रॉफिट मॉडल पे चला जाए? 95 to 98% यही चांस है, क्योंकि मैंने अगर अपने कैरियर में, क्योंकि हमारा तो एक्सपर्टीज ही प्रोडक्ट लॉन्चिंग में है, तो 2 या 3% ही केसेस में ऐसा होता है, या लेस देन 5% केसेस में होता है कि पहले राउंड में ही प्रोडक्ट प्रॉफिट कर ले। और हम तकरीबन एक प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए 6 से 8 महीने की रिसर्चेस करते हैं, उसमें कई सैंपल्स ऑर्डर करते हैं। और हमारा जो एक पूरा प्रोसेस है कि अगर 8 लोग वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जो सबसे बेस्ट सेलर, उनमें से 4 के सैंपल मंगाना, फिर चाइना से 2-3 लोगों से उसके सैंपल मंगा के उसमें इंप्रूवमेंट करके एक प्रोडक्ट डिज़ाइन करना, फिर एक अपनी प्रोडक्ट को थोड़ा सा यूनिक भी बनाना, वो सारी एक्सपर्टीज करने के बाद भी अक्सर हम फेल हो जाते हैं, या अक्सर तो नहीं लेकिन कई दफ़ा फेल हो जाते हैं। तो जाहिर है कि वो भी आपका सारा पैसा जो आपने अपने सैंपल्स मंगाए हैं, जो सैंपल्स खरीदे हैं, उसकी ट्रांसपोर्टेशन में, वो भी आपका मनी है। लेकिन जाहिर है कोई भी बिजनेस आपने बिल्ड करना है तो आपको शुरू में कोई ना कोई रिस्क तो लेना होगा, और कोई ना कोई आपको उसकी कॉस्ट तो होगी। तो इसका मतलब है कि ये इस तरह से डिज़ाइन है कि आपने एक्सपर्टीज़ की प्राइस पे करनी है। मतलब आप ये समझें कि जो आप फर्स्ट राउंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आपकी लर्निंग की प्राइस है, तो आप उससे लर्न करेंगे। और जो सेकंड राउंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो हो सकता है कि आप ब्रेक इवन कर जाएं, और थर्ड टाइम अगर आप कंसिस्टेंट रहें तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी मॉडल के ऊपर जाएंगे। ऐसे ही बिल्कुल। और ये भी तकरीबन 60 to 70% केसेस ऐसे होते हैं हमारे केस में जिसमें प्रोडक्ट लॉन्च सक्सेसफुल होता है। 20 से 30% केसेस होते हैं जिसमें पहले, दूसरे या तीसरे राउंड के बाद हमें एहसास होता है कि नहीं, काफ़ी मनी ज़ाया हो गया, अब ये प्रोडक्ट जो है ये इसको सक्सेसफुली नहीं बेचा जा सकता। तो कुछ केसेस में आप फेल भी हो जाते हैं। लेकिन प्रोडक्ट हंटिंग के लिए क्या बेचना है, किस मार्केट में बेचना है, किस कैटेगरी में बेचना है, इसके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज और एक्सपर्टीज चाहिए होती है, जो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बाद आती है। तो ऐसा नहीं होता कि कोई बंदा आज स्टार्ट करे और उसको आज ही प्रोडक्ट हंटिंग करना आ जाए। अच्छा, तो फिर ऐसा हो सकता है कि कोई शख्स जो है वो एक टाइम पे एक से ज़्यादा प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा हो, या ये बेहतर होता है कि वो एक प्रोडक्ट को लेके चले? डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है, आपका एक्सपीरियंस कितना है। मैं तो एक वक्त में
50-50 प्रोडक्ट्स पे भी काम कर रहा होता हूँ। लेकिन ज़ाहिर है कि जब हम शुरू में करते थे तो एक वक्त में 2 या 3 प्रोडक्ट पे काम कर रहे होते थे, और बहुत शुरू में शायद एक वक्त में एक प्रोडक्ट पे भी काम कर रहे होते। तो आपका रिस्क एपिटाइट क्या है, आपका आपने अपने बिजनेस को किस तरह से प्लान किया हुआ है। लेकिन एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट पे काम किया जा सकता है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि जिन लोगों का कम एक्सपीरियंस है वो शुरू में 1 या 2 प्रोडक्ट से ही स्टार्ट लें। तो उससे ये भी हो सकता है कि वो एक प्रोडक्ट के ऊपर फोकस रहेंगे तो शायद ज़्यादा जो है वो चांसेस हैं उनके सक्सेस के। अच्छा, मैंने सवाल जो किया था, हमारी गुफ्तगू किसी और तरफ चलेगी कि ये प्रोडक्ट जब बिक रहा होता है और अमेज़ॉन जो है वो इसको शिप कर रहा है, तो इसमें जो प्रॉफिट की रेशो है वो अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है? मतलब 10% प्रॉफिट आ रहा होता है, 20% आ रहा होता है, या 70% आ रहा होता है? तो कोई रेशो डिफाइंड है? मैं आपको समझाता हूँ कि मिसाल के तौर पे अगर कोई चीज़ $20 की बिकती है, ठीक है, एक आम रेशो में, तो $20 की प्रोडक्ट है तो हो सकता है वो आपने $4 या $5 की खरीदी हो, फिर उस पर आपने ओशन फ्रेट पे किया, ठीक है, फिर उस पर आपने टैरिफ पे किया, उसके साथ वो आपको हो सकता है $7-8 की पड़ गई। उसके बाद जब आपने अमेजन वगैरह को वो प्रोडक्ट डिलीवर करके आपको $8 तक पड़ गई, अब वो अमेजन के पास पहुंच गई। अब अमेजन बेचेगा तो 15% तो अमेजन अपना कमीशन लेगा, $3 वो ले गया $20 की आइटम पे, ठीक है। उसके बाद तकरीबन जो कस्टमर को शिपिंग करने के लिए $6 से $7 वो लेगा, ठीक है, वो आपके $6 से $7 लग गए 20 में से। तो पहले $3 उसने अपना कमीशन ले लिया, रेफरल फी, $6 से $7 उसने शिपिंग के लिए ले लिए। फिर उसके बाद आपके एक से $2 आपके मार्केटिंग में लग जाएंगे। फिर अमेजन की बहुत सारी फीसेस होती हैं, कस्टमर रिटर्न की फीस होती है, स्टोरेज की फीस होती है, तो $1-2 आपके वो लग जाएंगे। तो अगर हो सकता है अगर ये आपकी प्रोडक्ट अमेजन पे $7 की आपने पहुंचाई हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट उसकी $7 थी, 20 की आपने बेची, और हो सकता है आखिर में आपको $1 से $2 बच जाए। तो आप $20 से हिसाब लगाएंगे तो आपको अगर $1 या $2 बने तो 5 या 10% मुनाफा है। अगर आप $7 अपनी इन्वेस्टमेंट से देखें, उस पर $1 से $2 बचे तो वो आपका रिलेटिवली 15-20% प्रॉफिट बन गया। पता नहीं क्यों बदकिस्मती से हमारे यहाँ बहुत जल्दी सब्ज बाग दिखाए जाते हैं। मैंने तो इससे पहले आपसे गुफ्तगू से पहले जितनी भी वीडियोस देखी उसमें बहरहाल ये मैसेज तो ज़रूर मिलता है कि ये एक मुश्किल मॉडल है, लेकिन जितनी तफसील और ईमानदारी से आप बता रहे हैं, शायद ही किसी ने इतनी ईमानदारी से इस हकीकत के मुतालिक बताया हो कि लोग बहुत सारे पैसे लगा देते हैं और उस लगाने के बाद वो पैसा जब डूब जाता है तो उन्हें पता चलता है कि ये तो हमारे साथ, उसको तो वो फिर स्कैम का नाम दे देते हैं कि शायद अमेज़ॉन ने हमारे साथ स्कैम कर दिया। अच्छा, अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो पैसे, जो परसेंटेज हमने प्रॉफिट की बताई है, इसको पाकिस्तान में लेके आने के लिए कोई लीगल चैलेंज भी आता है? पैसे आते कैसे हैं किसी शख्स के अकाउंट में जो प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट कैसे अमेज़ॉन कैसे गेज कर रहा होता है? अच्छा, यूएसए में तो ऐसी कोई ख़ास पैसे भेजने में कोई इतने मसाइल नहीं होते। मिसाल के तौर पे अगर आपने यूएसए की कंपनी ने ये पैसे कमाए हैं और आपकी पाकिस्तान में आप अगर उस रिसोर्स है तो वो यूएस कंपनी आपको सिंपली पे कर सकती है कि भाई क्या सर्विसेज की मद में या किसी भी मद में, और वो रिमिटेंस की तरह आपको रिसीव हो जाएंगे। तो यूएस कंपनी जो कमा रही है, अगर आपने यूएस में बिजनेस या यूके में बिजनेस किया है तो वो पाकिस्तान पैसे भेजने में कोई मसला नहीं, लेकिन आपको अपना बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड वगैरह सब यूएस में या यूके में बनाना होगा। अब एक और बहुत पॉडकास्ट के उस हिस्से में मैं दाखिल होना चाहता हूँ जहाँ पे मैं चाहूँगा कि जिब्रान साहब यूटोपिया के बारे में बताएं। आपने जब ये बिज़नेस स्टार्ट किया तो क्या आपको इन सारे चैलेंजेस, क्योंकि अच्छा इतने चैलेंजेस को जानने के बाद कोई शख्स बहुत मुश्किल से ये फ़ैसला करेगा कि मैं अमेज़ॉन की जर्नी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो आपकी जब ये जर्नी स्टार्ट हुई और आज ये इतनी बड़ी कंपनी है, तो वो कोई हादसाती तौर पे स्टार्ट हो गया था सब कुछ, या आपने भी ये सब कुछ सीख के जान के स्टार्ट किया था? जी बिल्कुल, जब हमने स्टार्ट किया तो उस वक्त कोई ना ट्यूटोरियल थे, ना कोई नॉलेज थी, ना कोई सॉफ्टवेयर थे। अभी तो जंगल स्काउट है और कई सॉफ्टवेयर है, वो आपको बता देते हैं कि कौन सी कैटेगरी कितनी बड़ी है, कौन सा बेस्ट सेलर है, कि कौन सी प्रोडक्ट बेचें तो आपको ज़्यादा उसके क्या रेवेन्यू मिलेगा। तो अभी तो बहुत इन्फॉर्मेशन आ गई है। जब हमने स्टार्ट किया तो मेरा ख्याल है मैं अपने हाथ से कैमरे से खुद प्रोडक्ट्स की तस्वीरें लेता था, फिर घंटों तक उसको अनाड़ी लोगों की तरह एडिट करते थे और लिस्टिंग्स खुद बनाते थे, कीवर्ड्स खुद लिखते थे। पीपीसी उस वक्त शुरू में नहीं थी, लेकिन जब आई थी तो पीपीसी भी खुद करते थे। तो कोई इतनी बड़ी टीम भी नहीं थी और ऐसी
ई कॉमर्स की कोई एक्सपर्टीज भी नहीं थी कि आप मार्केट में से किसी को हायर कर लो जो ये काम कर ले। तो ना तो वीडियो और इमेज एडिटिंग पे इतनी रिसोर्सेज मिलती थी, ना लिस्टिंग्स पे, पीपीसी पे, और हमें तो ये भी नहीं पता था कि ब्रांड कैसे बनाते हैं, ट्रेडमार्क कैसे रजिस्टर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है गूगल करके और रिसर्च करके सीखी। तो शुरू अभी तो ये है कि आप 1 घंटे में आपको कोई सारा कुछ ये बता सकता है कि ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, और जब आपको जो काम करना हो 5 मिनट में आपको चैट जीपीटी सब कुछ बता देगा। लेकिन जिस टाइम पे हमने शुरू किया तो उस वक्त हर चीज़ जिसे कहते हैं कि मैनुअली करनी पड़ती थी, और ज़ाहिर है कि वो एक बहुत एफर्ट होती थी। अब तो चीज़ें बहुत आसान हो गई। अच्छा, अब इस सारे प्रोसेस में आपको क्या लगता है कि किस्मत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या मेहनत? देखिए, किस्मत, मेरा ख्याल है कि किसी वक्त आपकी किस्मत अच्छी होती है, किसी वक्त आपकी किस्मत कम होती है, लेकिन ओवरऑल एक लाइफ टाइम में आपकी किस्मत ऊपर नीचे होती रहती है, ओवरऑल शायद एक जैसी रहती है। लेकिन मेहनत एक ऐसी चीज़ है कि मैंने ये देखा है ज़िंदगी में, जो शख्स मेहनत करता रहता है वो ऊपर ही गया है। मैंने कभी मेहनती आदमी को नाकाम नहीं देखा। जो पैशन हो, ख़ास तौर पे मेहनत हो और राइट डायरेक्शन हो, तो मैंने तो जो पैशनेट लोग देखे हैं उनको मैंने लाइफ में सक्सेसफुल देखा है, और बहुत कम हुआ है ऐसा। तो मैं तो सिर्फ मेहनत और हार्ड वर्क पे यकीन रखता हूँ। किस्मत में ये है कि हो सकता है कि आप 10 दफ़ा कोशिश करें और आपका ऐसा नहीं हो सकता कि आप 10 दफ़ा कॉइन टॉस करें और हर दफ़ा ही टेल आए या हर दफ़ा ही हेड आए। कभी ना कभी तो डिफरेंट आएगा। तो आप मेहनत करते रहें, कोशिश करते रहें, सिक्का उछालते रहें, किसी ना किसी वक्त तो आपका सही साइड आएगी। जबरान साहब, मुझे लगता है कि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है कि आज का नौजवान जो है वो एक शिकायत करता है, और वो ये शिकायत है कि उसको कोई अच्छा मेंटोर नहीं मिला। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या नौजवानों की ये जो शिकायत है मेंटोर ना मिलने की, ये दुरुस्त है? और इसके साथ ही ये कनेक्ट कर लें कि क्या वाकई ज़िंदगी में कामयाबी के लिए मेंटोर का होना बहुत ज़रूरी है? अच्छा, जब हम अपनी कंपनी में फ्रेश ग्रेजुएट्स को हायर करते थे जो कॉलेजेस से आते थे, तो उनको आदत पड़ी होती थी कि हर चीज़ उनको कोई सिखाता है। कि जिस तरह कोई प्रोफेसर आएगा वो बताएगा कि भाई अब चैप्टर 1 खोल लो, अब ये असाइनमेंट कर लो, और हम एक होते हैं कि हमें हर बंदा स्पून फीड करे कि अब तुमने आज ये करना है, कल ये करना है। और ये एक फ्रेश ग्रेजुएट्स का एक बड़ा ही एक माइंडसेट है कि पता नहीं। और हम जब मीटिंग्स करते थे कि भाई ये काम हो गया या तुमने ये रिसर्च क्यों नहीं की, उसने कहा किसी ने मुझे बताया नहीं तो इसलिए मैंने किया ही नहीं। तो मेरा ख्याल है कि हम डायरेक्शंस का बहुत इंतजार करते हैं। अब गूगल को आए हुए इतना टाइम हो गया, और अब चैट जीपीटी आ गया है। चैट जीपीटी में जो आप पूछते हैं नॉलेज का खजाना है। अब आपके अंदर पैशन है, जो चीज़ आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। मेरा तो ख्याल है कि मेंटर का वक्त आहिस्ता आहिस्ता डिक्शनरी से ही निकाल देना चाहिए। अब शायद मेंटर की उस तरह अहमियत ही नहीं रही है। जो शख्स जो नॉलेज हासिल करना चाहता है वो उसको मिल जाती है, और जहाँ से वो हासिल करना चाहता है वो इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है। तो आज के दौर में मेंटोर की वो अहमियत नहीं है जो अब से 10 या 20 साल पहले होती। एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आपने शायद ये फेस किया हो, सुनने वालों के लिए आसानी होगी, कि पाकिस्तान में नौजवानों को बड़ी जल्दी होती है कामयाबी का, कि वो किसी शॉर्टकट के चक्कर में है। तो आपको क्योंकि यूएसए में इतना टाइम हो गया है, और वहाँ का जो नौजवान है, और यहाँ भी आपके पास तो कंपैरिजन होगा क्योंकि तकरीबन 500 के करीब लोग आपके पास यहाँ पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, जो कि यूटोपिया ब्रांड के साथ हैं। तो क्या ये माइंडसेट जो है वो वहाँ पे भी ऐसे ही है, या ये सिर्फ हमारे सब कॉन्टिनेंट का या पाकिस्तान का मसला है कि कोई शख्स जल्दी अमीर होना चाहता है? देखिए, ये तो दुनिया भर का फिनोमेना है कि हर शख्स जल्दी अमीर होना चाहता है। अगर आप यहाँ देखें लॉटरी खेलने वालों की कितनी तादाद है, और कोई बिलियंस ऑफ डॉलर की लॉटरी निकल रही होती है, और लोग कहते हैं कि बस मेरी लॉटरी निकल जाए और मैं रातों रात अमीर हो जाऊँ और मेरे सारे मसले हल हो जाएं। अच्छा, हकीकत की बात है कि आप अगर हिस्ट्री देखें कि जिन लोगों की लॉटरी निकली है ना, तो वो 1 साल बाद फिर वही जॉब कर रहे होते हैं, और लॉटरी निकलती है कोई 400-500 मिलियन की। तो इसका मतलब है कि वो पैसा भी वो 1 साल में संभाल नहीं पाते, उसके बाद भी वो सारा पैसा बर्बाद करके, क्योंकि आप वो पैसा मिल भी जाएगा तो आपको संभालना नहीं आएगा। तो शॉर्टकट ये है कि मेरा कोई बिटकॉइन लग जाए, मेरा कोई अमेजन पे छक्का लग जाए। तो सक्सेस ये है कि आज मैं आपसे आपकी सारी मालियत ले लूं, तो आपकी आजकल क्या वैल्यू है, ये आपकी सक्सेस है। ये आपकी सक्सेस नहीं है कि आपने कितना पैसा कमाया। सक्सेस ये है कि आप किस काबिल हैं, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, आपके पास ना दोस्त हो, ना फैमिली हो, ना कोई मालो दौलत हो, और आप आज जीरो से स्टार्ट करें।
तो आप आज क्या हैं, आपको क्या जॉब मिलेगी, आप कितनी जल्दी एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं और आप कहाँ तक पहुंच सकते हैं, ये आपकी ट्रू वैल्यू है, आपकी वैल्यू। तो आप अगर कोई क्विक मनी स्कीम से पैसा कमाना चाहते हैं, शॉर्टकट से चाहते हैं, तो वो आपका क्विकली चला भी जाएगा, तो वो आपके पास वैसे भी नहीं रहना। जिंदगी एक जंग है कि आपने हर रोज उठना है, अपने जद्दोजहद करनी है, कामयाब होना है। और ई कॉमर्स या सेलिंग भी मेरे लिए ऐसी रहा है कि आपका हर रोज कंपटीशन है, दुनिया की बेहतरीन कंपनीज आपसे compete करती हैं, हर रोज सुबह उठते हैं, हमारी प्रोडक्ट्स की कॉपीज आ जाती हैं, फिर हम उसको और बेहतर बनाते हैं, अपनी चीजें बेहतर करते हैं। कई कई रोज नया कंपटीशन आता है, रोज उससे फाइट करते हैं। अगर आप रोज ये ना करें और रिलैक्स होके बैठ जाएं तो फिर आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, और ना ही आप कोई शॉर्टकट है इसका। अच्छा, अब जिब्रान साहब, ये आपको क्या लगता है कि यूटोपिया जो है वो आज जिस स्टेज पे है, इसमें जो सबसे बड़ी मोटिवेशन थी वो क्या थी आपके लिए? देखें, यूएसए में जो हम सक्सेस स्टोरीज देखते हैं कि लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनीज बना लेते हैं, आप एप्पल देखें, गूगल देखें, फेसबुक देखें, तो वो हमारे जैसे यंग लोगों ने बनाई हैं और 10-10 साल में, 20-20 साल में दुनिया की बड़ी कंपनीज बना ली हैं। तो जो यूएसए में एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप, क्योंकि इतनी बड़ी इकॉनमी है, इतनी बड़ी जीडीपी है उनकी, और आपका कोई भी ऐसा आइडिया जो मासेस के लिए बने, यानी वो टेक में हो या ई कॉमर्स में हो, और अगर वो सक्सेसफुल हो जाए, वो भले कोई प्रोडक्ट की शक्ल में हो या किसी टेक्नोलॉजी की शक्ल में हो, वो कोई आईफोन जैसी हो या टेस्ला जैसी गाड़ी हो या गूगल जैसा कोई उसका इंजन हो, सर्च इंजन हो, या फेसबुक जैसा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, अगर वो मासेस में चले जाए तो कई $100 बिलियन की कंपनी बन सकती है। तो जो रिवॉर्ड है वो बहुत ज्यादा है सक्सेस का। तो और यही मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन है कि जहां इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो तो फिर वहां पे आपको अपना 100% देना चाहिए। कभी आपका ख्याल आया है कि ऑब्वियसली आपने बचपन अपना, बल्कि जवानी जो है वो पाकिस्तान में गुजारी है, तो अब इतना सारा सेटअप बनाने के बाद जहां अल्लाह ताला ने आपको इतनी कामयाबी दी, इतना बड़ा बिजनेस बन गया, तो अब आपको लगता हो कि मुझे जो है वो पाकिस्तान जाना चाहिए और वहाँ अपने मुल्क के लिए कोई काम करना चाहिए? अच्छा, 6 साल पहले तक हम ज्यादातर अपनी चीजें चाइना से खरीदते थे और जितनी भी हम इंपोर्ट होती थी वो चाइना से करते थे। तो 6 साल पहले मुझे एहसास हुआ कि नहीं, हमें पाकिस्तान से भी चीजें लेनी चाहिए। जब हम पाकिस्तान में डिफरेंट ट्रेड शोज में गए और डिफरेंट कंपनीज से बात की, मैंने उनसे कहा कि भाई आप मुझे ये पिलो दे दें, कंफर्टर दे दें, मैट्रेस प्रोटेक्टर दे दें, या प्लास्टिक की चीजें दे दें, या कुकवेयर की चीजें दे दें। तो 90% लोगों ने तो इनकार कर दिया कि भाई ये चीजें पाकिस्तान में बनती नहीं है, और जो बनाते हैं उन्होंने कहा कि जी ये चीजें हम आपको महंगी देंगे, या आप चाइना से ही जाके ले लें। मैंने कहा प्राइस तो दे दो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारी महंगी होंगी, आप वो बराबर वाले बूथ से चाइना से ले लें। मैं बड़ा डिप्रेस हुआ कि मैंने कहा यार ऐसा। अच्छा, मेरी, क्योंकि उस वक्त तक मुझे 10 साल हो गए थे चाइना आते जाते हुए, तो मैं जब लोगों से बात करता था वो कहते थे कि जी, मुझे पता था कि चाइना की लेबर हमसे 7 गुना महंगी है, लैंड भी वहाँ महंगी है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी महंगी है, और मुझे ये भी पता था कि हम पाकिस्तान में ड्यूटी फ्री रॉ मटेरियल ला सकते हैं। तो मैंने कहा यार इसकी कोई साइंस तो बनती नहीं है, रॉ मटेरियल हम सेम कॉस्ट पे तकरीबन ला सकते हैं, लेबर भी सस्ती है, लैंड भी सस्ती है, सब कुछ सस्ता है, तो हम क्यों नहीं इनसे सस्ती बना सकते। तो हर कोई मुझे कोई कहता है उनकी लेबर महंगी, मैंने कहा ये तो ट्रू नहीं है। कोई कहता है कि जी वो मैंने कहा ये तो सारी मिथ्स हैं। तो फिर मैंने एक सोचा कि नहीं यार, हम इसको पाकिस्तान में बना के देखते हैं। तो छोटे छोटे हमने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की, और पिछले 6 साल में हमने 10 लोकेशंस पे छोटी छोटी डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की, 40 तरह की डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाई, और हमने लास्ट ईयर मेरे ख्याल है 6000 कंटेनर एक्सपोर्ट किए, जो नंबर ऑफ कंटेनर एक्सपोर्ट में पाकिस्तान के हाईएस्ट हैं किसी भी कंपनी में पाकिस्तान की हिस्ट्री से। और हम इतनी वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट बनाते हैं, हम कास्ट आयरन कुकवेयर बनाते हैं, एल्यूमिनियम के नॉन स्टिक कुकवेयर बनाते हैं, 300-400 से ज़्यादा हमारे प्लास्टिक के मोल्ड हैं, हैंगर से लेके होम ऑर्गेनाइजिंग की सैकड़ों डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक की प्रोडक्ट बनाते हैं। फिर वाटर प्रूफ बेडिंग के हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं, गारमेंट्स बनाते हैं, फ्लीस फैब्रिक बनाते हैं, टेबल लिनन्स बनाते हैं। तो सैकड़ों, समझते 30-40 डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स बनाते हैं हम, और वो सारी चीज़ें हम चाइना से सस्ती भी बनाते हैं, और ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो इससे पहले पाकिस्तान में ना बनी ना एक्सपोर्ट हुई। सबसे बड़े हम पॉलिस्टर बेस्ड टेक्सटाइल में हम सबसे बड़ा काम करते हैं, सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है, और सबसे ज़्यादा पॉलिस्टर बेस्ड, चाइना से बाहर शायद पॉलिस्टर बेस्ड टेक्सटाइल बनाने की शायद हम सबसे बड़ी कंपनी है। प्लास्टिक की प्रोडक्ट्स के हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर बन गए, एल्यूमिनियम कुकवेयर के या कास्ट आयरन कुकवेयर के हम सबसे बड़े बन गए, और बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में हिस्ट्री में नहीं बनी, ना सिर्फ हमने चाइना से बेहतर बनाई। तो मेरा ख्याल है कि एक मिथ है कि शायद चाइना ही सबसे सस्ती चीज़ें बना सकता है,
और इस वक्त 15,000 लोग हमारी फैक्ट्री में काम करते हैं। मैं फिजिकली तो यूएसए में हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं वर्चुअली पाकिस्तान में हूँ, क्योंकि मेरी पूरी ई कॉमर्स की टीम भी पाकिस्तान बेस्ड है, पूरी मैन्युफैक्चरिंग भी है। सारा दिन उन्हीं लोगों से बात करता हूँ। तो फिजिकली शायद यहाँ हूँ, लेकिन वर्चुअली तो मैं वहीं पाकिस्तान में अपनी टीम के साथ हूँ, अपने लोगों के साथ हूँ। गुफ्तगू के आगाज़ में अकबरी मंडी का रेफरेंस दिया तो मुझे एहसास हो गया था कि दिन भर जो है वो आप पाकिस्तान को इतना ज़्यादा पाकिस्तान से कनेक्ट होते हैं कि आपके पास जो एग्जांपल्स हैं लोकेशन की वो भी पाकिस्तान से ही रिलेटेड हैं। अच्छा, इस सारे जर्नी के अंदर आपका वो कौन सा प्रोडक्ट रहा जिस प्रोडक्ट ने आपको लगता है कि आपके बिज़नेस को चेंज कर दिया और फिर आप जो है वो उसके बाद आपका स्केल जो है वो बिज़नेस का ऊपर चला जाता गया? अच्छा, शायद कोई एक प्रोडक्ट ना हो, क्योंकि अभी भी हम कोई तकरीबन 200-300 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स अलग तरह की बेचते हैं। और पिछले 15 साल में मेरा ख्याल है 1,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च की, कई चलती रही, फिर वो कंपटीशन आ गया, फिर हम बदलते रहे। तो ई कॉमर्स में इतना बड़ा रेवेन्यू आप एक प्रोडक्ट से नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, टॉवल वो पहली प्रोडक्ट थी जिससे हमने स्टार्ट किया, और जिससे हमने जब पहली दफ़ा 100 आइटम बेची तो बड़ी खुशी हुई। और मेरे ख्याल है टॉवल वो कैटेगरी थी कि जिससे हमने अपना बिजनेस शुरू में स्टार्ट किया, तो वो हमारे दिल के बड़ा करीब है। तो ये टॉवल का आइडिया किसने दिया था? टॉवल मेरे फादर बनाते थे, बहुत छोटे स्केल पे बनाते थे, लेकिन उनकी जो पहले मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी जो जो बाद में स्ट्रगल करने लगी, वो टॉवल बनाती थी। अच्छा, तो वो टॉवल जो है वो आपको लगा कि इसी को कंटिन्यू करना चाहिए। अच्छा, वैसे आज के दौर में अगर कोई आपको सुनते ही वैसे ही एपैथेटिकली टॉवल की ही इंडस्ट्री में आ जाए तो अब ये रेलिवेंट नहीं है, देखिए मैं तो या आपने मार्केट में वो जगह ही नहीं छोड़ी कि कोई और जो है वो ये कर सके? देखिए, टॉवल एक पूरे, अगर आप इकोसिस्टम में देखें, जो ई कॉमर्स का इकोसिस्टम है, उसमें शायद 0.1% भी नहीं है उसका साइज। क्योंकि अगर आप देखें, अपैरल जो है वो बेडिंग से 4 गुना बड़ा है, या शायद 10 गुना बड़ा है। इसी तरह आपकी जो सप्लीमेंट्स की इतनी बड़ी कैटेगरी है, पेट्स की इतनी बड़ी कैटेगरी है, फिटनेस की इतनी बड़ी कैटेगरी है। अब हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में चीज़ें बनती हैं गिनती की, वो पूरी जो ई कॉमर्स के इकोसिस्टम का शायद 1 या 2% भी नहीं है जो हम पाकिस्तान में चीज़ें बना सकते हैं। जबकि हम एज अ कंपनी हर कैटेगरी पे काम कर रहे होते हैं। तकरीबन 10 से 15% जो पूरा स्पेस है उसमें किसी न किसी कैटेगरी पे काम कर रहे होते हैं। तो हमारा जो स्पेक्ट्रम इतना बड़ा है कि अगर एक जगह से कंपटीशन आएगा, या तो हम फाइट करेंगे, या फिर हम जो थोड़ा सा स्लो हो जाएंगे, हम किसी और कैटेगरी में एक्सेल कर लेंगे। तो हमें इतना अब फील नहीं होता, क्योंकि जाहिर है कि एक बड़ा इकोसिस्टम हम चला रहे होते हैं, तो किसी एक इंडिविजुअल कैटेगरी से उस तरह से हम परेशान नहीं होते। अच्छा, अब देखें, जो लोग हमें अब तक सुन रहे हैं उनके लिए मैं चाहूँगा कि आप एक कोई ऐसी टिप दें या आप कोई ऐसा क्लू दें कि वो इसमें काफ़ी टाइम से स्टक हैं, पाकिस्तान में रहने वाला कोई शख्स, कि वो प्रोडक्ट हंटिंग के मरहले में है लेकिन उसे कोई आइडिया अच्छा नहीं आ रहा, तो एज अ गिफ्ट जो है वो आपको क्या लगता है कि आप कोई ऐसी प्रोडक्ट या ऐसा क्लू या ऐसी एडवाइस दें जिससे उसका ये मरहला थोड़ा आसान हो जाए? अच्छा, देखिए, आप जैसे कस्टमर जर्नी होती है, कस्टमर कोई भी चीज़ सर्च कर सकता है, तो जैसे सर्च टर्म्स होती हैं, उसमें से आप देखें कि कौन सी बड़ी सर्च टर्म्स हैं, और उसमें जो प्रोडक्ट्स नज़र आती हैं, उसमें अगर आपको बिल्कुल बेसिक सी या आम सी प्रोडक्ट नज़र आती हैं, लेकिन अगर आप किसी ट्रेड शो में जाते हैं और आपको कोई अनोखी प्रोडक्ट नज़र आती है और आप उस कैटेगरी को समझते हैं और आपको लगता है कि यार कस्टमर को ये प्रोडक्ट नज़र आए, क्योंकि ट्रेड शो का एक फ़ायदा ये होता है कि ऐसी चीज़ें जो मार्केट में नहीं आई होती, वो वहाँ ट्रेड शो में उस तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं। अगर आप कैंटन फेयर जाते हैं, हेमटेक्स जाते हैं, या यूएसए में कई ट्रेड शोज होते हैं, या दुबई या और कंट्रीज़ में ट्रेड शोज होते हैं, वहाँ पे आपको कोई ज़रा क्रिएटिव या ट्रेंडिंग या बिल्कुल कोई यूनिक प्रोडक्ट नज़र आती है और आपको लगता है कि हाँ यार, ये प्रोडक्ट अगर हो तो ये कस्टमर लेना पसंद करेगा, क्योंकि आप कस्टमर वाली साइड को भी थोड़ा सा समझते हैं। तो अगर आप थोड़ी सी हट के प्रोडक्ट लेंगे तो उसका फायदा ये कि अगर कोई प्रोडक्ट यूएसए में $20 की बेच रहा है, अगर आप उसको $30 की भी बेच लेंगे, तो यहाँ पे यूएस में खासतौर पे बाइंग पावर बहुत ज्यादा है। अगर कस्टमर को चीज पसंद आ गई तो वो $10 नहीं देखेगा। हो सकता है आपको वो यूनिक प्रोडक्ट पीछे से $1 महंगी मिले, लेकिन आप उसको $10 महंगा बेचे। तो अगर आप न्यू एंट्रेंट हैं, तो अगर आपने रिस्क लेना ही है, तो आप ऐसी चीज में लें जिसमें आपके पास कोई एज हो। तो ये एक मैं टिप दूंगा कि इससे ये होगा कि आपका जो रिस्क है थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर आपकी प्रोडक्ट
थोड़ी महंगी भी ले ली, पैकेजिंग भी आपने बेस्ट नहीं बनाई, उसमें भी आपकी कोई गलती हो गई, तो वो उसकी आपकी यहाँ से कवर हो सकती जिब्रान साहब, यकीन जानें कि आपकी इस गुफ्तगू में एक तो सबसे बड़ा एलिमेंट था जो कि मैं थ्रू आउट द कन्वर्सेशन फील करता रहा, और वो है ऑनेस्टी। अमूमन ये होता है कि जब भी हम किसी को गाइड कर रहे होते हैं या हम किसी को कुछ चीज़ बता रहे होते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सुनने वाले की ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड हो। मैं ये दावा तो नहीं करता कि आपकी ये कॉन्वर्सेशन सुनने के बाद कोई शख्स जो है वो अमेज़ॉन का बिज़नेस स्टार्ट कर ले, लेकिन मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि इस गुफ्तगू के बाद कोई ये शख्स फ़ैसला लेने में बहुत ही ज़्यादा एहतियात बरतेगा और वो अपना एनालिसिस करने में उसको आसानी होगी कि क्या उसको अमेज़ॉन जैसे बड़े समंदर में छलांग लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। क्योंकि हमारे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं कि अगर आपको ज़िंदगी में ये नहीं पता कि मैंने क्या करना है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि मैंने क्या नहीं करना तो ये बहुत ही ज़्यादा परेशानी की बात है। क्योंकि बाज़ औक़ात ज़िंदगी में हम ऐसे कदम उठा लेते हैं जिनके बारे में हमें बाद में जाके पता चलता है कि ये एक गलत फ़ैसला हो गया। और दुरुस्त फ़ैसले के लिए ख़ास तौर पे ई कॉमर्स और अमेज़ॉन की जर्नी में मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा मुस्तनद और मुफीद गुफ्तगू शायद ही आपको मिले। सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पॉडकास्ट के कमेंट सेक्शन में लोगों के सवालात आएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि जो सवालात आप रिप्लाई कर सकें आप कर लें, लेकिन अगर उनकी तादाद बड़ी हुई तो हम एक और नशिस्त रखेंगे और फिर लोगों की इन क्यूरीज़ को एड्रेस करेंगे। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, थैंक यू सो मच।